इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पे सांड दिखाई दिया? हर हर महादेव मेरे स्वजनों, जैसा कि आपने अभी ये ऑडियो सुना होगा, ये हमारे भारत देश के एक माननीय नेता जिन्होंने अपने कंधों पर देश के विकास का जिम्मा उठाया है, उनका है। और उनका कहना आता है कि वे अमेरिका गए और अमेरिका में उनको सड़कों पर सांड नहीं दिखे। अब अमेरिका में सड़कों पर सांड ना दिखना है अमेरिका का दुर्भाग्य है, कि भारत की सड़कों पर सांड दिखना ये व्यवस्था में चूक है या भारत का दुर्भाग्य है? आइए इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि इस YouTube चैनल पर हम समस्याओं के नहीं, समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते हैं। गौवंश जो है, जैसे कि मेरे जो इन बातों का सोर्स है वो इस गौ अंक से है, जो कि कल्याण का एक 20वां विशेषांक था। इससे मैंने थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करी है। अब गौ की महिमा अतुलनीय है, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए या आर्थिक रूप से देखा जाए। आध्यात्मिक रूप से अगर हम बात करें तो जब द्वापर युग शुरू होने को था, जब बहुत ज्यादा पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ चुके थे, तब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास गई थी कि हे भगवान, मेरा तारण करें, मेरा पालन करें। तब भगवान श्री विष्णु ने गोकुल में गोपाल के रूप में जन्म लिया। आज जन्माष्टमी है, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। तो भगवान ने गौपालक के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था को पूरा गौ के लिए डेडिकेट किया था। वे गौ चराते थे, अपने मित्रों के साथ जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। अब आपको मालूम होगा कि बाल लीला में वे मटकी फोड़ दिया करते थे। अब उसके पीछे भी एक वजह है, वो कोई नटखट बचपना नहीं था उनका। उसके पीछे की वजह यह है कि उस टाइम पे टैक्स पैसे के रूप में तो नहीं लिया जाता था। उस टाइम में टैक्स गोधन के रूप में दिया जाता था, माखन के रूप में। अब माखन दही जो है वो सबकी एक बेसिक नीड है, खास तौर से बच्चों की। तो वो आते थे, चुरा के ले जाते थे और अपने मित्रों में, सखाओं में बांट देते थे कि सब खाओ, ये चीज सबकी है, किसी राजा की नहीं है। ऐसी सीख देते थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब आज उसी देश में जहां भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, वहां पे 30,000 करोड़ रुपए का जाली घी का मार्केट है और कई गौएं सड़कों पर ऐसी पड़ी हुई हैं। क्या ये आयरोनी नहीं है? ये बहुत बड़ी आयरोनी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गौ होने के बाद भी यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए का जाली घी का मार्केट है। आज भी यहाँ पर हर बच्चे को 300 ml दूध नहीं मिलता है। 300 ml का एक तिहाई 100 ml बस मिलता है आज भी यहाँ पे लोगों को। अगर हम आर्थिक रूप से बात किया जाए तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल सुधारने वाला मूल चीज है गौवंश, गौधन। भारत जब तक पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता, जब तक यहाँ के गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे और यहाँ के शहरों पर विदेश निर्भर नहीं होंगे। अब वो कैसे होगा? शहरों पर विदेश तो निर्भर होना चालू हो गए हैं, बहुत ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट होती हैं चीजें, पर गांव कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। अब वो गांव कैसे कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे? पहले होता था हमारे पूर्वजों के पास, भाई गांव में चिटुआ भर भर के सोना हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? क्योंकि उनके पास अपार संपदा थी। अब अपार संपदा कैसे थी? क्योंकि वे आत्मनिर्भर थे। आज की डेट में वे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब गांव का बीज गांव में ही बनेगा, जब गांव की खाद गांव में ही बनेगी, जब गांव में गौ पालन शुरू होगा, और जो गांव का फसल जब कटे तो उसका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो जले ना, उस पराली का खाद बनाने में और गौ के भोजन के रूप में इस्तेमाल होगा, तब जाके वह गांव आत्मनिर्भर होगा। और इन सब में जो बिजली और ऊर्जा लगेगी उसका भी मैन्युफैक्चरिंग गाय के गोबर से हो सकती है। जब सब चीजें पॉसिबल है तो आज हम इतना पीछे क्यों हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ऐसे संयंत्र क्यों नहीं चालू किए जाते? जैसे कि अमूल एक चला, वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट का है। मिल्क तो मेरे हिसाब से गाय का बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो उसका गोबर और गोमूत्र है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के कई ऐसे संयंत्र चालू किए जा सकते हैं जिससे इस राष्ट्र का उद्धार होगा। सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली शुरुआत होगी। क्यों?
क्योंकि सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब आदमी हो, उसको आखिरी में खा के तो रोटी ही सोना है। पेट में रोटी नहीं होगी तो कोई अमीर की हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति भी काम नहीं आएगी अगर उसको खाना न मिले तो। और वो खाने की शुद्धता, खाने की पवित्रता का मूल है गऊ। जब तक केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करके वापस से भूमि की उर्वरता वापस नहीं लाई जाएगी और वो सिर्फ गोबर से बनी हुई गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट इन सब से संभव है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है गऊ अपने आप में, अगर हम और आप उसको समझना चाहें तो। पर हमने आपने क्या किया, उसे छोड़ दिया। तो वो सड़कों पर बैठी है, सड़कों पर बैठी है, ट्रक वाला उड़ा के चले जा रहा है, काटने वाले उठा के लेके चले जा रहे हैं। वो तो करेंगे, वो उनका काम है। उसका संरक्षण करना, उसका सही तरीके से उसको उपयोगिता में लाना एक सज्जन का काम है। आप अपना काम करोगे, कोई और उसको पकड़ ले तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष नहीं दे सकते। तब तक हम ही संरक्षण नहीं करेंगे, हम ही उसका पालन नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम गाय का पालन नहीं करते, वो हमारा पालन करती है। जब आज भी किसी बच्चे की माता का निधन पूर्व अवस्था में हो जाता है तो उसको जो दूध दिया जाता है वो गाय का ही दूध होता है। हमारे पुराणों में 3 मां बताई गई हैं, एक गंगा, एक गऊ, एक भू। एक हमारा पालन करती है, एक हमें खाने को देती है और एक हमारी प्यास बुझाती है। तो आपको और हमको आध्यात्मिक रूप से किसी भी तरीके से समझे। आजकल के लोगों, कलयुग है भैया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये की भाषा समझ में आती है, इसलिए मैंने रुपये के टर्म में आपको बताया है कि किस तरीके से आर्थिक विकास भारत का छुपा हुआ है उसे एक पशु में। और सिर्फ फिर भारत का विकास नहीं होगा, पूरी पृथ्वी ऑर्गेनिक फूड की तरफ जब बढ़ेगी तो अब जो पाश्विक प्रवृत्ति होते जा रही है, जो तामसिक प्रवृत्ति होते जा रही है मनुष्य की, वो कम होगी। इन सब चीज का एकमात्र केंद्र है गोधन। तो आइए आप और हम संकल्प करेंगे कि हमारे आसपास जो गौ माता है हम उनका ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी रिसर्च करते हुए अपने जीवन में उसकी उपयोगिता को उतारेंगे। और समस्त ग्रामवासियों से, पूरा भारत जो कि गांव में बसता है, उन ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि इस मॉड्यूल को आप समझिए और इस पे काम करना चालू कीजिए। आने वाले भविष्य एक बहुत उज्जवल सुबह का हमारा इंतजार कर रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।